हेलो साथियों, जीनियस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम अपने प्रैक्टिस सेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर दूसरा नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, ठीक है, और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों हमारा टाइम एंड वर्क का रहने वाला है, जो आपकी सीरीज आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा साथियों। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है साथियों, आपके पास में ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर भी साथ ही साथ देखते रहें। और आगे बोला गया है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। जो बी है वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो बी तो इसको ए तो इसको 20 डेज में कर दिया है। अब जो बी है वो 25% अधिक कार्य कुशल है। तो 25% अधिक कार्य कुशल का मतलब हुआ कि ये कम टाइम लेगा ए से। कितना कम टाइम लेगा? तो आप देखेंगे ये 25% अधिक कार्य कुशल है, तो अगर ये 125 गुना टाइम लेगा तो ये 100 टाइम लेगा। यही तो बात निकल के आती है। तो ये 100 बटा कितना हो जाएगा साथियों? 125। तो इसको आप हल करिए। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20, 4 चौका 16। तो साथियों यहाँ पर आपका निकल के आया 16 दिन। बी इसी काम को 16 दिन में करेगा। सी के लिए क्या बात बोली गई है? सी के लिए सेम टू सेम यही बात बोली गई है। सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। तो भैया बी 16 दिन में करता है और सी 20% अधिक कार्य कुशल है। तो ये हो जाएगा 100 बटा 120। तो 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 2 से कट करिए, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 बटा 3। ठीक है, तो ये 40 बटे 3 आया। सबके हमने दिन निकाल लिए साथियों। अब आगे सवाल में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और सी एक साथ 5 दिनों तक। तो अब हमें पहले कोई भी अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर हमें दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो टोटल वर्क, एक तो पता होना चाहिए टोटल वर्क, और दूसरा हमें इफिशियंसी मालूम होनी चाहिए, प्रत्येक की क्षमता क्या क्या है। तो यहां हम इन दोनों की ही बात करेंगे। तो हम टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम लेकर। एलसीएम निकालेंगे आप लोग, तो 20, 16 और 40 का जब आप एलसीएम लोगे साथियों, तो ये 80 बनेगा। और जब आप यहां देखोगे तो 20 चौके 80 बना, 16 पंजे 80 बना, और 40 दूनी 80 और 2 तिये 6। सबकी अलग अलग क्षमताएं आपको पता चल गई। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, और सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। और टोटल काम कितना होगा साथियों? 80 यूनिट का। अब आपसे इस क्वेश्चन में बोला क्या गया था? बोला ये गया था कि जो ए है और ये जो सी है, जो ए है और ये सी है, ये 5 दिन एक साथ काम करते हैं। 5 दिन। तो आप देखो, ए एक दिन कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। सी एक दिन कितना करता है? 6 यूनिट। तो भाई बताओ, ए और सी 4 और 6 10, एक दिन में 10 यूनिट साथ में करेंगे। एक दिन में 10 यूनिट साथ में करेंगे। कौन कौन करेंगे? ए और सी। ए और सी एक साथ में 10 यूनिट करेंगे एक दिन में। तो आप लोगों से बोला गया एक साथ ये 5 दिन तक काम करते हैं। अभी क्योंकि 5 दिन तक काम करते हैं, कि 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 50 यूनिट। तो 5 दिन में साथियों ये कितना काम करेंगे? 50 यूनिट। टोटल काम था कितना साथियों? 80 यूनिट। टोटल काम 80 यूनिट था, 50 यूनिट इन्होंने कर दिया। तो जो बाकी का काम बचा है, जो रिमेनिंग वर्क है, उसको कौन करेगा? सवाल में बोला गया उसको कराना है बी से। जो रिमेनिंग वर्क है इसको आपको किससे डन कराना है? बी से कराना है। अब बी इसको करेगा तो 50, 80 में 50 आप घटाओगे तो कितना यूनिट बना है? 3, 30। और 30, इस 30 यूनिट काम को कौन करेगा भाई? बी। और बी की क्षमता कितनी है साथियों? 5। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो 5 छंग 30। तो मेरे लाल इसमें ये निकल कर आया 6 दिन। तो ये बात पता चली हमें कि जो बी है वो शेष काम को 6 दिन में करेगा। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आपके सामने आए, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। तो बोला गया था ए 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज्यादा सफिशिएंट है वर्क करने में, तेजी से काम करता है। अगर बी तेजी से काम करता है तो बी से ए से कम समय लेगा।
ए से कम समय लेगा, ये 20 दिन लेता है, ये 16 दिन लेगा, क्योंकि 25% भी सफिशियंट है ज्यादा। सी के बारे में ये बात बोली गई है कि वो 20 से 20% सफिशियंट है, अगर वो 20% सफिशियंट है तो बी अगर 16 दिन लेगा तो वो 40/3 दिन लेगा, 100/120, 100/125 निकाल लिया। सबके पर्टिकुलर डेज निकल के आ गए, हमने इनका एलसीएम लिया और इसको टोटल वर्क मान लिया 80 यूनिट। टोटल वर्क 80 यूनिट आया, ए ने 20 दिन में किया 80 यूनिट, तो 20 चौक 80, 4 यूनिट बने। बी ने 16 दिन में 80 यूनिट किया, तो 16 पंजे 80, तो 5 यूनिट बी की क्षमता बनी पर डे। सी ने 40/3 दिन में 80 यूनिट किए, तो पर डे उसने 6 यूनिट काम किया। बोला गया आगे ए और सी 5 दिन एक साथ काम करते हैं, तो ए और सी 4 और 6 10 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे साथियों, 50 यूनिट करेंगे। ठीक है, अब बाकी का काम बी से कराना था, तो बाकी काम बचा कितना, 80 में से 50 घटाओगे, बाकी का काम 30 बचा, और बी की क्षमता है कितनी, 5 यूनिट पर डे, तो 30 यूनिट काम को साथियों कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। तो इस सवाल का सही उत्तर साथियों हमारा 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उन रघु और रमन, एक की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आप लोगों से बोला गया है अगर जिसकी स्पीड ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो पहले पहुंचेगा, तो रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता। रघु रमन से कितने मिनट पहले पहुंच जाता, 30 मिनट। अब आप लोग यहां देखिएगा, देखिए रघु है और एक रमन है। जो रघु की स्पीड है साथियों वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो रमन 30 थी 10 किलोमीटर पर आवर है, और रमन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है साथियों। अब यहाँ ये स्पीड हमारे सामने है 10 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर दूरियां, समान दूरियां चलते हैं, क्वेश्चन में बोला गया। तो आप यहाँ देखो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप खुद सोचो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम समय लेगा। तो क्वेश्चन में ये बात आपको बताई गई है कि भैया कम समय लेता है, कौन लेता है कम समय, रघु लेता है कम समय। तो एक बात आप ध्यान रखनी है, क्योंकि रघु को भी वही डिस्टेंस कवर करनी है, रमन को भी वही डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप पॉइंट्स ध्यान रखें कि अगर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, अगर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है तब आपका जो स्पीड होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो होगा साथियों 8 और 10, इसको आप कट कर सकते हो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो आपका जो रेशियो टाइम का बना वो 4 और 5 बना। तो अगर रघु 4 यूनिट टाइम लेता है तो रमन कितने यूनिट टाइम लेगा, 5 यूनिट। तो देखो यहाँ रघु कितने यूनिट पहले पहुंच जाता है, 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू टाइम में कितनी दी है आपको, तो आप कहेंगे सर 30 मिनट पहले पहुंचता है। तो 1 यूनिट साथियों कितने के बराबर हुआ, 30 मिनट के बराबर। अगर 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर होगा तो जो ये 4 यूनिट हैं साथियों, 4 यूनिट कितने के बराबर होंगे, तो 3 चौक 12, ये हो जाएंगे 120 मिनट के बराबर। क्योंकि 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर 4 में गुणा कराओगे 30 की, तो 4 तिया 12, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब आप कहेंगे सर 2 घंटे। तो पता ये चला कि रघु ने वो डिस्टेंस कितनी देर में कवर की है साथियों, 2 घंटे में। 2 घंटे में डिस्टेंस कवर की है। अब आप यहाँ देखो रघु की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, रघु 1 घंटे में कितना चलता है साथियों, 10 किलोमीटर, और उसने डिस्टेंस कवर कितने घंटे में कर ली, 2 घंटे में। तो सिंपल आप कह सकते हो सर 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 2 घंटे में सर उसने डिस्टेंस कवर की होगी 10 दूनी 20 किलोमीटर। तो साथियों इस सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा, 20 किलोमीटर। ऐसा जरूरी नहीं है आप इसी से निकालोगे, आप इधर से भी जा सकते थे। 1 यूनिट बराबर 30 मिनट, तो रमन ने ये 5 यूनिट में तय किए, तो 5 तिया 15, 150 हो गए, 150 मिनट हो गए। और 150 मिनट का मतलब सब जानते हैं 2.5 घंटा बन जाएगा। ये कितना घंटा बन जाएगा, 2.5 घंटा। और जब ये 2.5 घंटा बना तो रमन की स्पीड 1 घंटे में 8 किलोमीटर, रमन 1 घंटे में 8, तो 2 घंटे में 16, आधे घंटे में 4। तो डिस्टेंस यहां से भी आप निकाल सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा के, तो डी की वैल्यू कितनी निकलेगी साथियों, 20 किलोमीटर। तो आप किसी भी छोर से सवाल को कर सकते हो, लेकिन इधर से हमने पहले क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा घंटा आ गया था, यहाँ पॉइंट की जरूरत नहीं थी, जो पॉइंट यहाँ पर आया।
ठीक है, तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है जहां डिस्टेंस सेम होगी वहां स्पीड का अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम का अपोजिट स्पीड का रेशियो हो जाएगा। जो ज्यादा तेज चलेगा वो कम समय में पहुंचेगा, जो लेट चलेगा धीरे चलेगा तो वो लेट पहुंचेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो टोटल डिस्टेंस साथियों कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, और ये जो है डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्रमिक छूट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये यहाँ पर जो बनता है क्वेश्चन बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है, जो एमआरपी है वो 450 रुपए है। मतलब इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद 267 रुपए 30 पैसे में बेचा जाता है। एक्स का मान याद कीजिए, सिंपल है। इसमें क्वेश्चन में आपको 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं साथियों। कितनी क्रमिक छूटें दी गई हैं? 3। और 3 क्रमिक छूटें आपको दी गई हैं, पहली 10 है, दूसरी X है और तीसरी 20% की। तो इसी को हम लोग देखते हैं। पहली 10% की छूट साथियों आप लोगों को दी गई है। ठीक है, दूसरी छूट X% की दी गई है और तीसरी छूट 20% की दी गई है। साथियों हम यहाँ पर इसको सबसे पहले, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमसे बनता है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ा हुआ, आपने इसको अपठनीय भट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें दिया पता नहीं है कि बीच वाली छूट क्या है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? तो आपने करना है पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज। 10% का मतलब साथियों 1/10 होगा, सब जानते हैं। 20% का मतलब 1/5 होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, हम अभी बताते हैं क्या करना है। हम ये कहेंगे कि अगर किसी का एमआरपी 10 है, तो अगर उस पर 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 10 का 1 जो होता है वो 10% होता, तो 1 का डिस्काउंट बन गया। 10 पे 1 का डिस्काउंट मतलब उसका सेलिंग प्राइस साथियों क्या बनेगा? तो उसका सेलिंग प्राइस बनेगा 9। तो 10 की एमआरपी वाला प्रोडक्ट अगर 10% की छूट पे आप बेचोगे तो 9 में जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब वहीं पर दूसरा डिस्काउंट 20% आपको दिया गया है, ये 1/5 है। तो यहीं पे भी आप यही कह सकते हो, सिर्फ 5 का जो है एमआरपी जिस पर है वो कितने में जाएगा? 4 में। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो बीच वाला X% आपको दिया गया है, इस X% को आप कह देते हैं कि सर X% को हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए एमआरपी पी रहा है तो छूट कुछ भी हो, छूट कुछ भी हो। ठीक है, एमआरपी पी रहा, जैसे हमने इसको लिखा, देखो 10 एमआरपी था, 1 की छूट, तो हमने इसको लिखा 10 से कितना बना? 9। ये एमआरपी और ये हमारा एसपी। ऐसे हमने इसको बनाया 5 और 4, ये हमारा एमआरपी और ये हमारा एसपी। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको लिखा Q/P। तो ये P जो है वो हमारा एमआरपी और ये जो Q है हमारा वो एसपी। X% कन्वर्ट होकर हमने कह दिया Q/P बना। तो आप कह सकते हो कि अगर सर P है तो इसका SPQ, ये आपने लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ इसके बाद में हम लोग लगाएंगे क्या? सक्सेस है। हमें पता है ये एमआरपी का और ये एसपी है हमारे पास में। तो एमआरपी क्वेश्चन में कितना दिया है? 450। एमआरपी साथियों क्वेश्चन में कितना दिया है? 450। ठीक है, एसपी देखिएगा, एसपी कितना दिया है साथियों? तो साथियों एसपी आप लोगों को इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में एसपी दिया गया है आप लोगों को 267 रुपए 30 पैसे। ठीक है, मैं अपनी टैब में क्वेश्चन देख रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थोड़ा सा तो यहां देखेंगे एमआरपी 450 है और एसपी कितना है? 267 रुपए 30 पैसे। ठीक है जी, ये हमारे पास में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने आपको बताया, ये एमआरपी एसपी, ये एमआरपी एसपी, ये एमआरपी एसपी, तो सब एमआरपी एसपी है। तो जो इनका रेशियो होगा वो इनके रेशियो के बराबर होगा। तो करते हैं बराबर रेशियो। तो आप लोग करेंगे क्या? सर देखो, आप छोटा भी कर सकते हो, यहीं पर अगर कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हो। कैसे काट सकते हो? सर 2 दूनी 4 कर सकते हो, 2 पंजे 10 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे 5 गुणा पी, 5 गुणा पी गुणा 5। ठीक है, ये बना आपके पास में। अपॉन में इधर आइए तो ये बना 9 गुणा Q गुणा 2। ठीक है जी। अब बराबर में 450 और बटे में कितना आ जाएगा? 267.3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या काम करोगे? देखो यहाँ पॉइंट खत्म कर सकते हो, ऊपर 0 लगा सकते हो। अब ये देखिएगा आप, इन दोनों में जो है ये जो वैल्यू है सर, ये 9 से कट जाएंगी। तो 9 से काटिए, 9 पंजे 45, ये 500 हो जाएगा। 9 से इसको काटिए, 9 दूनी 18, आगे को बचा साथियों इसमें कितना?
तो आप कहेंगे 2 और 6 8 87 हो गया, 9 नाम 81 बना, आगे को 6 बना, 9 7 63 हो गया 297। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे जरा देखो समझो, यहाँ पे दोनों में 5 पंजे 25 और 25 को इसको काटो, 25 दूनी 50 तो 20 बन गया। ठीक है जी, 9 से इसको आप कट कर सकते हैं, 9 तिया 27, 2 बचे 9 तिया 27, 2 आप इधर लेके जाओ तो P अपॉन Q आएगा साथियों 20 दूनी 40 बटा 33, 20 दूनी 40 बटा 33। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप देखोगे P अगर MRP, मैंने कहा था P क्या है MRP और Q क्या है SP, तो ये MRP है और ये SP है। तो बताओ MRP 40 SP 33, तो छूट कितने की होगी? तो आप कहेंगे सर छूट 7 की होगी, 7 की छूट हो गई। अगर 7 की छूट होगी तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमसे क्या कहता है? डिस्काउंट का परसेंटेज कहता है डिस्काउंट अपॉन MRP और गुणा में 100। ये होता है कि नहीं होता है? तो आप यहीं पर करोगे, इसको डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे आप। सर 7 की छूट हो गई है, कितने पर हो गई है? 40 पर, और मल्टीप्लाई में कितना होगा? 100, तो 20 दूनी 40 बनेगा, 20 पंजे 100। साथियों 7 पंजे 35 बटा कितना हो गया? 2%, और 35 बटे 2% को आप लिख सकते हैं 17.5%। कितना लिख सकते हो? 17.5%। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको आप एक बात ध्यान रखें, जितनी बार करोगे उतना जल्दी करोगे। दूसरा ये, जितनी यहाँ आसान वैल्यू होंगी उतना आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइमिंग लगना ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कैलकुलेशन कैसी दी गई है और आपकी कैलकुलेशन है कैसी। क्योंकि अगर कैलकुलेशन आसान होगी तो सवाल भारी होगा, वो भी हल्का हो जाएगा, और कैलकुलेशन क्वेश्चन में टफ होगी तो जो हल्का क्वेश्चन होगा वो भी भारी बन जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें और 2-3 बार करें, ताकि चीजें आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो स्क्रीन पर है, और अच्छा क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं पढ़ता हूँ। एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है, 72, 24 पर्सन है और औसत भार है 72 किलोग्राम। आगे बोला गया 78 किलोग्राम औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 किलोग्राम औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। समझिए सवाल को, 78 वाले 3 जाते हैं और 75 वाले 4 आते हैं। ठीक है, तो बोला गया व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 24 व्यक्तियों का औसत भार कितना था साथियों? 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 था। कितना था? 72। ठीक है, स्टार्टिंग में 24 पर्सन थे और इनका जो एवरेज वेट था वो 72 किलोग्राम था। ध्यान से समझिए, 72 किलोग्राम था। 24 व्यक्ति थे और इनका जो औसत वजन था वो 72 किलोग्राम था। अब यहां से क्या हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये हुआ है कि 3 पर्सन चले गए और कितने वाले गए हैं? 78 किलोग्राम वाले। 3 पर्सन साथियों कौन से वाले गए हैं? 78 किलोग्राम वाले। समझना मेरी बात को, उसको आप साइड पर रखो अभी इंफॉर्मेशन को। 3 व्यक्ति गए हैं, 3 पर्सन, कितने पर्सन गए हैं? 3 पर्सन, कौन से वाले गए? 78 किलोग्राम वाले। इनकी जगह आ गए हैं 75 किलोग्राम वाले 4 पर्सन। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, सिंपल बात बताइए, क्या बतानी है बात आपको? आप मुझे एक बात बताओ, 78 किलोग्राम के 3 पर्सन गए, अगर वापस से 78 किलोग्राम के 3 पर्सन आ जाते साथियों, तो हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एवरेज यही रहता। ठीक है, हमारा एवरेज 72 किलोग्राम बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही बना रहता। लेकिन चेंजिंग हमारे यहाँ क्यों हुई? क्यों? क्योंकि 78 वाले गए, 75 वाले आए। तो आप ध्यान से समझेंगे जरा तो आप ये पाएंगे 78 किलोग्राम के गए, उनकी जगह 75 वाले आए, तो 3 पर्सन तो गए। तो यहाँ पे देखो, आप गैप देखो जरा, जब आप गैप देखोगे तो आपको 3 किलोग्राम का गैप दिखाई देगा, और जब 3 पर्सन चले गए तो आपने 3 तिया 9 किलोग्राम वजन आपने टोटल में कम कर दिया। टोटल में वजन कितना कम कर दिया साथियों? 9 किलोग्राम। अब आप उसका भी आइडिया लगाएंगे, देखो दूसरा मैं बताऊंगा। अगर यही बंदा, देखिए यहां समझिए, 9 किलोग्राम आपने कम कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ जो चौथा पर्सन है वो 75 का इधर आया भी तो है, 75 का आया, बिल्कुल ठीक बात है, 75 का साथियों आया है, वो चौथा पर्सन जो आया, तो उसके आने से वेट कितना बढ़ा है? तो आप देखो जरा, अगर वो 75 का आया है तो 72 का आता तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, 72 का आता तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 75 का आया है तो वो 3 किलोग्राम ज्यादा आया है साथियों, एवरेज से 3 किलोग्राम ज्यादा आया है। तो कुल हमारे टोटल पर जो फर्क पड़ेगा वो कितने किलोग्राम का पड़ेगा? 6 किलोग्राम।
कुल फर्क साथियों कितने का पड़ेगा, 6 किलोग्राम का। अब पर्सन 3 गए, 4 आए, 24 पहले थे, एक फालतू आया तो 25 हो गए। पर्सन हमारे पास में 25 हो गए और ये हमारा जो इफेक्ट पड़ा है वो 6 किलोग्राम का पड़ा है। तो आप 6 किलोग्राम को जब 25 से डिवाइड लगाओगे तो पाओगे देखो कितनी जगह बटेगा, क्योंकि एवरेज में बांटना है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 चौका 100, 0.24 किलोग्राम की आपके वेट में कमी हो जाएगी। 0.24 किलोग्राम की आपके वेट में कमी हो जाएगी। तो आपका जो न्यू वेट होगा, न्यू एवरेज वेट, तो न्यू एवरेज वेट जो होगा साथियों वो होगा, आप इसमें से इसको लेस करेंगे 72 में से 0.24 को, तो बनेगा 71 पॉइंट बनेगा आपका 76 क्योंकि 80-20 ठीक है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 71.76 किलोग्राम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये रीजनिंग के तरीके से आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक तो इसके दो रास्ते होते हैं साथियों, मैंने आपको वो रास्ता बताया जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। बाकी दूसरा रास्ता है जिसमें आप इसकी इससे गुणा कराते, इसकी इससे गुणा कराते, इसकी इससे गुणा कराते, पता ये चला गुणा गुणा में फंस जाते। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो ये काफी आसान होने वाला है। दोबारा समझा देता हूं, देखो इस क्वेश्चन को 24% थे, 72 किलोग्राम वेट था। ठीक है सर, अब यहाँ पर 3% 78 किलोग्राम वाले गए और उनके स्थान पर 4% 75 किलोग्राम वाले आ गए। इफेक्ट कितने किलोग्राम का पड़ा, 3 किलोग्राम का। अब 3% गए थे तो इफेक्ट कितने का पड़ा, 9 किलोग्राम का। लेकिन 4% आए थे तो वहां पर 3 किलोग्राम फालतू भी तो आया, तो इफेक्ट कुल कितने का पड़ा, 6 किलोग्राम का। अब 6 किलोग्राम का इफेक्ट हमारे पास पड़ा है कितने परसेंट पर, 24, ये एक आया 25 पर। 25 पर 6 किलोग्राम का इफेक्ट पड़ा, तो टोटल एवरेज में कितने का इफेक्ट पड़ेगा, 0.24 किलोग्राम का। तो न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा साथियों, इसमें से इसको हम घटा दें 0.24 को, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 71.76 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। 72 में से लेस किया है साथियों, 72 माइनस 0.24, तो ये कितना बना हमारे पास में 71.76 किलोग्राम। ओके ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के पास में बेलन और गोले से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, आपको दिखाई भी देगा, साथ ही मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता। एक बाल्टी भरी हुई है, ठीक है, और उस बाल्टी में क्या किया जाता, गोलों को 12 गोले हैं, गोलाकार गेंदे हैं, उनको डुबो दिया जाता है जिनकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोला गया बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। मतलब जो पानी निकलता है बॉल डालने पर उसको हमने एक बेलनाकार जार में एकत्रित कर दिया। जार में पानी की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। जार में पानी की ऊंचाई क्या, देखो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं फिगर से आउट कर दूं, इसमें आपके जो संख्या है वो 12 है और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कोई भी बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब पानी भरा हुआ है तो आपसे बोला गया इस, मान लीजिए बाल्टी आप लोगों को दी गई है, इस तरीके से दी गई है बाल्टी। कैसी भी बाल्टी आप ले सकते हो, बाल्टी का कोई सीन नहीं है, बस आप लोग ये मानकर चलिए, मान लो बाल्टी इस तरीके से आपको दी गई है। ठीक है, कोई बाल्टी है, इसके अंदर 10 बॉल आपने डाल दी, 12 बॉल, सॉरी 12 बॉल, 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12, आपने 12 बॉल डाल दी। ठीक है, तो आपने जब 12 बॉल डाल दी तो एक बेलनाकार जार है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का बेलनाकार जार है और इस बेलनाकार जार में आपने जो बोलें डाली हैं, इसके अंदर पहले से पानी भरा हुआ है, इसमें जो बोलें डाली हैं उसका जो पानी निकला है वो इस बेलनाकार जार में आपने भरा है। तो आप लोगों से बोला गया है कि ये बेलनाकार जार की हाइट कितनी होगी, इस बेलनाकार जार की हाइट कितनी होगी, ये बात आप लोगों से पूछी गई है। तो साथियों यहाँ जो हमें ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है साथियों कि ये जो गेंदों का आयतन होगा, जितनी गेंदें होंगी उतनी तो जगह लेंगी, उतनी तो स्पेस लेंगी, तो जितनी उन्होंने यहाँ जगह ली होगी उतना ही तो पानी बाहर आया होगा, जितनी उन्होंने यहाँ जगह ली है उतना ही पानी बाहर आया होगा। तो यहाँ पर इन जो 12 बोलों का आयतन होगा वही तो इस पानी का आयतन होगा। तो आप ये कहेंगे सर इसका जो पानी का आयतन है वही इन बोलों का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इन जो पानी का आयतन जो है वो बोलों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो बस यहाँ मेन चीज आपको ये समझनी थी साथियों कि जो बोलों का आयतन है वो पानी के आयतन के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 12 गेंदों का आयतन
बराबर होगा जो ये बेलनाकार बर्तन में पानी भरा गया है उसके आयतन के। बेलनाकार बर्तन में भरे गए पानी के बराबर। ठीक है, अब यहीं से हमें सवाल को बनाना है। ठीक है भैया, इसको आप लोग ध्यान से समझ लें। जो ये बोले हैं, जिन्होंने इतनी यहाँ पर जितनी जगह घेरी निकली है, उसको जो है उस पानी जो निकला है उसको उन्होंने इसमें डाल दिया। ठीक है, उसको पानी को उन्होंने उसमें डाल दिया। समझ में आ गई बात? तो ये अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कर। तो साथियों यहाँ पर देखो आप, ये गेंदों का आयतन, गेंद कैसी होती है? गोल होती है। और आप सबको पता होगा जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस भी इसको दी गई है आपको। गेंद की रेडियस कितनी दी है साथियों? 10 दी है। तो यहाँ रख सकते हो आप 10⁻3। ठीक है, अब आगे आप चलेंगे। बेलनाकार बर्तन में भरे गए पानी का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर भी आपको दिया गया 20, तो स्क्वायर एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, एच का मान आपको निकालना है, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है। देखिएगा, पाई से पाई आपने कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 चौके 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और 10 की आप जब घन करेंगे तो साथियों 1000 बनेगा। 20 का घन करोगे तो 400 हो जाएगा। इंटू में कितना बना? एच। और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट हो गए साथियों। 4 चौक कितना बना? 16। 4 ढाई कितने बने? 40। तो एच बराबर साथियों कितना सेंटीमीटर बना? 40 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है उस बेलनाकार जार में कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 40 सेंटीमीटर जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बस आप ये ध्यान रखना, जो चीज हम डाल रहे हैं वो आयतन घेरेगी, जगह घेरेगी। अब जब जगह घेरेगी तो जाहिर सी बात है जो उसमें पहले से चीज है, पहले से जल है उसमें, वो बाहर आएगा। और जब वो बाहर आया तो उसको उन्होंने एक बर्तन में भर लिया जो क्या था? बेलनाकार था। तो बेलनाकार बर्तन में वो पानी कहाँ किस ऊंचाई तक आएगा उसके लिए आपसे पूछा गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एच बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा से देखो। ठीक है, जो मैंने समझाया पीछे आपको। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का था फिर वही डिस्काउंट का क्वेश्चन है और क्रमिक छूट का है। जैसे हमने पीछे करा था, प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वह 3420 रुपए में बेचता। 3420 रुपए में कितनी छूटें देने के बाद? 2। 10% और 5% की 2 छूटें। तो पहली छूट 10%, दूसरी छूट 5%। फिर वही काम करेंगे, 10% की छूट को आप चेंज करेंगे तो 1/10। तो यहाँ पर एमआरपी 10 और डिस्काउंट 1, तो एसपी क्या बनेगा? 9। 5% को चेंज करेंगे तो 1/20 बना, तो 20, और ये 20 पे 1 की छूट तो कितना बना? 19। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं है। अब यहाँ आप लोगों से ये बोला गया है साथियों कि यहाँ पर जो है इसको बेचा गया है छूट के बाद 3420 रुपए में। तो आपने कुछ नहीं करना है, मैंने बताया सक्सेसिव लगाइए। ये आपका एमआरपी है और ये आपका एसपी है। तो एमआरपी बना साथियों 200, 20 की गुणा 10 से कराई और 19 नम हो गए 171। ठीक है, एसपी बना 171। लेकिन क्वेश्चन में जो 171 है साथियों, ये दिया है 3420। तो अगर ये 3420 आपको दिया गया है साथियों, देखो 171 3420 दिया, तो यहाँ आप देखोगे 17 दूनी 34, 1 दूनी 2, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ कितने से गुणा हुई है साथियों? 20 से गुणा हुई है। तो आप लोग क्या काम करेंगे? यहाँ भी 20 से गुणा करा देंगे। जब यहाँ 20 से गुणा कराओगे तो ये आप पाओगे कि ये 200 गुणा 20, ये 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। तो इस तरह से आपका जो एमआरपी होगा साथियों वो 4000 होगा। जो एमआरपी का मान होगा वो होगा 4000। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था उसी की तरह। वहां पर एक छूट नहीं दी गई थी, उसकी वैल्यू निकाली थी। यहाँ आप सेम एमआरपी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन फिर हमारा घन से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को, धात्विक का मतलब लोहे के घन है कुछ, को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया है। नए ठोस घन की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6, 8, 10 आप लोगों को दिया गया। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों ये। अब यहाँ सिंपल कैसे है? तो आपको पता है भाई 3 घन है। ठीक है, आपको पता है घन, पहले तो ये समझ ले घन कैसी आकृति होती है। घन ऐसी आकृति होती है साथियों जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इसीलिए इसकी साइड को हम ए बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? ए। अब यहाँ हमने इसकी साइड को मान लिया A1, क्योंकि कितने घन दिए हैं? 3।
पहला घन हो गया। साथियों दूसरा घन फिर हमने बनाया, ड्रॉ किया। ये मैं आपको ड्रॉ केवल इसलिए कर रहा हूं जो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ हमने दूसरा घन ड्रॉ किया साथियों, ये कितनी होगी इसकी, इसका जो है A2 इसकी साइड है। तीसरा अगर हम घन लें तो तीसरा घन साथियों ये है हमारे पास में, तीसरा घन साथियों हमने ये बनाया और ये बना A3 इसकी साइड, ठीक है। अब इन तीनों को हमने क्या किया, मेटल किया, ठीक है। इनको जब तीनों को हमने पिघलाया तो पिघलाने के बाद में एक बड़ा सा बन गया, पिघलाने के बाद में, लेकिन इस तरीके से बड़ा सा बन गया, ठीक है। इस तरीके से बड़ा सा आपका घन बन गया। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये जो बड़ा वाला घन है इसकी साइड क्या होगी, जो ये बड़ा वाला घन है साथियों इसकी साइड क्या होगी, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो सिंपल है भाई, जो इसका वॉल्यूम होगा मतलब इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा, वो इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने घन वाला, जो घन का जो आयतन होता है, याद रखना घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, घन का आयतन होता है साइड का क्यूब, भुजा का घन, ठीक है। तो अब छोटे वाले का आयतन होगा A1 की घात 3, इसका होगा A2 की घात 3, इसका होगा A3 की घात 3, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, A की घात 3, ठीक है जी। ये A की घात 3 के इक्वल हो जाएगा। अब A1 का मान तो आपको दिया 6, तो ये 6 की घात 3, ये दिया है आपको 8, तो ये 8 की घात 3, ये दिया है आपको 10, तो ये 10 की घात 3, और ये हो गया हमारे पास साथियों A की घात 3। तो 6 की घात 3 जब आप 6 का घन करते हैं तो 6 छंग 36 छंग 216 बनेगा। 8 का घन करते हैं तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 बनेगा। जब आप 10 का घन करते हैं तो 1000 बन जाएगा, ठीक है। A की घात 3। तो साथियों यहाँ क्या बनेगा, ये 2 और 6 8, ठीक है, और 1 और 1 2, 5 और 2 7, और एक हुआ, तो 1728 आया किसके इक्वल साथियों, A की घात 3। A की घात 3 बराबर 1728। तो आप लोग देखिए ये 1728 कितने का घन होता है, ठीक है। तो घन निकालने का भी तरीका आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ लास्ट में क्या है साथियों, 8 है। अगर लास्ट में 8 है तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली कि 2 के लास्ट में ही आएगा, 2 के घन में आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो लास्ट में तो 2 आना है, ये पॉसिबल है। अब आपको पेयर बनाना, तो यहाँ से इसको खत्म कर दें तो बनता क्या है, 3 को खत्म कर दें, किसको खत्म कर दें, 3 संख्या, क्योंकि घन निकाल रहे हैं। तो लास्ट में यहाँ क्या बना 1, जब आप 1 को देखते हैं तो 1 2 के घन से कम है, 1 के घन के बराबर है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1728 जो साथियों घन होता है वो कितने का होता है, 12 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा A बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो जो ये नया घन हमने बनाया है, इस घन की भुजा होगी, इस घन की साइड होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिए क्वेश्चन को अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। देखिए आप लोग, आसान क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आप लोगों की बनाना चाहो बनाओ, बाकी मैं पढ़ता हूँ। देखो, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। अब वह इसे 206 रुपए 40 पैसे में बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। 170 रुपए में बेचता है और 15% साथियों हानि होता है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर सीपी अगर आप कंसीडर कर लें 100, अगर आप सीपी को 100 कंसीडर कर लें, ठीक है, 100% भी आप कह सकते हो। अगर आप सीपी को 100% कंसीडर कर लें तो 15% की हानि होगी, तो कीमत कितनी बनेगी साथियों, 85% बनेगी, ठीक है। तो यहाँ 85% कीमत बनी, और ये क्वेश्चन में साथियों कितने के इक्वल दी है, 170 रुपए। क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया है, 170 रुपए। तो आप सिंपल देख सकते हैं 85 से 170 कट कितनी बार घटेगा, 2 बार में, 85 दूनी 170। तो आप कहोगे सर 1% की जो वैल्यू है वो 2 रुपए है। अगर 1% की वैल्यू 2 रुपए है तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 200 रुपए होगी। बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब आपने जो सीपी निकाला है साथियों, वो सीपी कितना आया है, 200 रुपए। जो आपने सीपी निकाला है वो सीपी 200 रुपए आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सीपी आपके पास में 200 रुपए आया है, आपने इसको बेचा कितने में है, तो आपने बेचा है 206 रुपए 30 पैसे में। 206 रुपए 30 पैसे ही तो दिया है आप लोगों को, ठीक है, 206 रुपए 40 पैसे, सॉरी, 206 रुपए 40 पैसे आपको दिया गया है। तो 206 रुपए 40 पैसे में साथियों आपने इसको बेचा है। तो बताइए कितने का आपने प्रॉफिट लिया, ये एसपी हो गया आपके पास। आपने प्रॉफिट कितने का गेन किया, तो आपने प्रॉफिट गेन किया 6 रुपए 40 पैसे का, ठीक है जी। आपने प्रॉफिट कितने का गेन किया है, 6 रुपए 40 पैसे का। इसी को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करके बता दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा में 100।
तो प्रॉफिट कितने का है? 6.4 का है। किस कीमत पर है? तो 200 पर है। गुणा में कितना आ जाएगा? 100। तो आप देखिएगा इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 2 से कट करोगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो साथियों प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? 3.2% हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते थे 200 रुपए पे 6 रुपए 40 पैसे का फायदा, तो भैया 100 रुपए पे 3 रुपए 20 पैसे का फायदा, तो सिंपल निकल के आ जाता 3 रुपए 20 पैसे। ठीक है, बाकी हमने सीक्वेंस वाइज देखा क्वेश्चन को, क्वेश्चन आसान था, कोई बात नहीं थी इसमें, आप आराम से इसको बना सकते थे। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कंपाउंड इंटरेस्ट का। काफी अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस सवाल को, बड़ा आसान सा है। बोला गया किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 144 रुपए है, वह राशि कितनी है? ठीक है, तो इस सवाल में हमें बताना है राशि कितनी है। आपको टाइम 2 साल का दिया है, अंतर 144 रुपए दिया है और दर आपको 8% दी गई है। तो साथियों आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको पूरी दी जाए और साथ ही डिफरेंस दिया जाए, तो आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव फॉर्मूला लगाएंगे, उसी के अनुसार आप आसानी से कर पाओगे। जैसे आप लोगों को दिया गया है कि भाई 8% का रेट है, अगर 8% का रेट है तो आप इसका इफेक्टिव बना दो। इफेक्टिव डिफरेंस कैसे बनाओगे? तो 8 अट्ठे 64 और इसको 100 से भाग कर दोगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको गहराई से समझा देता हूँ। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ये 2 इयर्स के लिए हमने लगाया है। ठीक है, समझते रहना मेरी बात को। अब यहीं पर अगर मैं 2 इयर्स के लिए, ये सीआई के लिए होगा साथियों, ये किसके लिए होगा? सीआई के लिए होगा। ये 2 इयर्स के लिए सीआई के लिए होगा और एसआई के लिए होगा ये 2 इयर्स के लिए x प्लस वाई। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई का मतलब ये है, आप ये भी कह सकते हो 8 है तो x प्लस एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग लिया क्योंकि रेट अलग भी हो सकती है, दोनों की सालों के लिए अलग अलग भी आ सकती है। जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो डिफरेंस क्या बनेगा साथियों? एक्स वाई अपॉन 100। बोलो ये बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पर जो x है वही y है, तो सीधी बात है एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा? 100। तो यही तो बनेगा डिफरेंस। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन में 8% बराबर 0.64 बनाया हमने, क्योंकि 8 अट्ठे 64। अब ये परसेंटेज आपकी यहाँ पे आ गई, ये इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो 0.64% की वैल्यू आप लोगों को दी गई थी क्वेश्चन में, कितनी दी गई थी? 144। आप पॉइंट खत्म कीजिए, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100 आ जाएगा। 16 से कट कर लो, 16 चौके 64 बना, 16 नमा 144 बना। ठीक है, 4 से कट कर लो, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है जी, 1% की वैल्यू जो है साथियों, 25 को उधर ले जाइए, 25 नम 225 हो गया। ठीक है, 25 नम 225। आप लोगों को बताना है मूलधन क्या होगा, तो 100% की वैल्यू साथी कितने हो जाएगी? 22,500 हो जाएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी? 22,500। बड़ा आसान सा सवाल होता, आप ऐसे भी जा सकते हो आर परसेंट का आर परसेंट। ठीक है, आर परसेंट का आर परसेंट ही 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है आर परसेंट का आर परसेंट। 8% का 8%, मतलब 8 अट्ठे 64, 1% क्या? 0.64 आ गया, ऐसी तो हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा साथियों? 22,500 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में बोला गया एक निश्चित धनराशि है, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8,640 और 3 वर्ष में 9,720 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में 8,640, ध्यान से समझिए। अगर आप कहते हैं 2 वर्ष में 8,640, तो देखिए 2 वर्ष में 8,640 रुपए हो जाती है, तो हम लोग लिखेंगे इसको A2 2 साल में कि मिश्रधन 8,640। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे आप क्वेश्चन, तो आगे बोला गया है साथियों आपसे 3 साल में 9,720 हो जाती है, 3 साल में 9,720 हो जाती है। ठीक है, तो आप A2 A3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मिश्रधन बने A2 और A3।
तो यहाँ अगर आप लोग बात करेंगे A2 और A3 इतना है, तो इसमें 2 साल का ब्याज है साथियों जुड़ा हुआ, इसमें 3 साल का। अगर आप इसको इसमें से लेस कर दें तो आपको 1 साल का साधारण ब्याज मिल जाएगा, मतलब SI 1 मिल जाएगा, SI 1 साल का मिल जाएगा। क्या होगा, लेस करो 0, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। और यहाँ बने कितना 6, 6 में 6 गया तो 0, यहाँ 9, 9 में 8 गया तो 1। कुल मिला के 1 साल का ब्याज साथियों कितना बना 1080। दोबारा लेस कर लो 0, 12 में 4 गया 8, 6 में 6 गया 0, 9 में 8 गए 1080। 1 साल का ब्याज साथियों ये कितने में होती है, 2 साल में। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसका आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साल का ब्याज साथियों बनेगा, जो SI2 बनेगा साथियों वो क्या बन जाएगा, तो 2160। 2 साल का SI साथियों हमारा कितना बन जाएगा, 2160 रुपए बन जाएगा। इसमें से अगर हम 2160 रुपए को लेस कर दें तो मूलधन आ जाएगा जो आपसे पूछा गया, तो 8640 माइनस 2160, तो मूलधन कितना हो जाएगा 0, 14 में 6 जाएगा तो 8, 5 में 1 जाएगा तो 4, और यहाँ 8 में 2 जाएगा तो 6। तो मूलधन साथियों कितना बना, 6480 आपके पास बना। साथ ही साथ दर भी पूछी है, तो दर होती है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, और गुणा में 100 हो जाता है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज साथियों कितना है 1080 रुपए, मूलधन कितना है 6480 रुपए, और गुणा में कितना 100, तो 0 से 0 आपने कट कर दिया। अब आप लोग देखेंगे, देखो 8 छंग 48, 1 छंग 6, कितनी बार कट गया 6 बार, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 50 बटे 3, और 50 बटे 3 को आप लिख सकते हो 16 तिया 48, बचे कितने 2, तो 16 सही 2/3% हमारा सही। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3% तो रेट हो जाएगी, और मूलधन कितना हो जाएगा 6480 रुपए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिस्काउंट भी है इसमें। देखिए आप लोगों के सामने भी लगा दिया गया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। बड़ा सिंपल सा बात हो गई। यदि छूट ना दी होती तो उस पर 15% लाभ होता, ठीक है, उसको 15% लाभ प्राप्त होता, वो लगा वस्तु का क्रय मूल्य, कोई छूट ना दे तो 15%, और छूट दे दे तो 12.5%, ठीक है जी। 12.5% के लाभ पे कितने में बेचा है 805 में। तो आप मुझे बताइए 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है, ठीक है। 12.5% का मतलब साथियों कितना होता है 1/8, मतलब MRP अगर 8 तो 1 की छूट मतलब 7 कीमत बन जाएगी। तो अगर 7 कीमत बनी तो आप लोग यहीं से देख सकते हैं, देखिए इसी को मैं लिख के बता देता हूं, 7 बना SP और 8 बना MRP, ठीक है, समझते रहना बात को। अब ये 7 जो सवाल में दिया है वो 805 दिया है साथियों, कितना दिया है 805। तो मुझे आप बताइए 7 में कितने से गुणा कर दें कि 805 बन जाए, बताओ। तो 7 से गुणा करोगे तो आप ये हो जाएगा 7 घन 7, ऊपर बने 3, 7 चौके 28, ये 7 घना 7, एक बचा ना, हाँ एक बचा, सॉरी एक बचा 10, 7 घना 7 फिर हुआ, फिर 3 बचे, 7 पंजे 35, 115 से गुणा हो जाएगा। 115 से गुणा साथियों आप यहाँ कराओ तो ये बनेगा 15 120 और 8 घन 8 मतलब 920। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका MRP क्या होगा 920 होगा। कब, जब आपने SP का 805 था MRP, ठीक है। अब सवाल में ये बात बोला गया है कि अगर वो इसी पर बेचे 920 पर, कोई भी छूट ना दे, तो उसको प्रॉफिट 15% का होता है, प्रॉफिट परसेंटेज 15% होता है। तो मुझे बताइए किसी भी चीज का CP 100% और प्रॉफिट उसको होता है 15%, तो उसका जो SP बनेगा 115%। और ये क्वेश्चन में आपको कितना दिया है साथियों 920 दिया है। तो फिर आप इसको कट कर सकते हो 15 से, कितनी बार में कट जाएगा, देखिए 15 से 8 बार में कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 8 घन 920, तो 1% की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी 8। आपसे क्योंकि CP पूछा है वो कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। तो यहाँ CP हो जाएगा 800। तो अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है। आप भी जानते हैं पेपर में 2-3 सवाल ही हार्ड होते हैं, बाकी सब आसान ही होते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इनको जरूर करें आप लोग। तो इस सवाल का उत्तर 800 हो जाएगा।
12.5% पर दिया था 1/8, 8 का माल 7 में मिल गया उसको 805 में, एमआरपी 920। अब उसने छूट ही नहीं दी है, मतलब जो एमआरपी है वही क्या बन जाएगा, एसपी। कब, अगर इस पर कोई भी छूट ना दी जाए, कोई भी छूट ना दी जाए, ठीक है, तो ये एसपी बन गया। और सी पीस का एसपी बना, प्रॉफिट 15% लेके 115% बराबर 920, तो 1% बराबर हो गया 8, तो 100% बराबर 800। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, काफी अच्छा है, आय व्यय का क्वेश्चन है। एक सवाल आय और व्यय का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ए और बी 7,200 और 6,000 की बचत करते हैं, 7,200 और 6,000 की बचत करते हैं। तो ए की आय क्या है साथियों, ठीक है, हमें बताना है ए की आय क्या है। तो समझिएगा आप, ये ए और बी, ठीक है, 2 पर्सन है, इनकी जो आय है, आय जो है, आय पहले रेशियो बना लेते हैं। आय का अनुपात है 2:3, तो दोनों 4:5, सॉरी 4:5, ठीक है, 4:5। और इनके जो व्यय का अनुपात है साथियों, वो है 2:3, ठीक है। 7,200 की ए ने बचत की है और 6,000 की बचत बी ने की है। इसने 7,200 की बचत की है और इसने बचत 6,000 की है। मैंने आप लोगों को बताया है और पिछले सेटों में भी ये चीज आपने नोट करी होगी, इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आया होगा, तो वहां हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज किया है। किसका यूज किया है साथियों, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। कहीं पर आय व्यय और बचत की बात होती है और वहां पर ऐसे बात होती है कि अगर आय और व्यय का अनुपात दिया है फिर बचत आपको मिल जाती है, तो वहां हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। ऐसे यहां कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। 4×3=12, 5×2=10, 4×3=12, 5×2 10। नीचे देखेंगे आप, देखिए 2×6=12, तो ये 12,000 बनेगा। और जब 3×7=21 और 3×2=6, तो 21,600 बन जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर का डिफरेंस होता है मैंने बताया था वो नीचे के डिफरेंस के बराबर होता है, जो ऊपर का डिफरेंस होता है वो नीचे के। तो 12 और 10 का डिफरेंस साथियों कितना बना, 2। 12 और 10 का डिफरेंस 2 है, नीचे देखेंगे तो 8, तो ये हो गए 8 और 1 9,600 का डिफरेंस बना, 9,600 का डिफरेंस। अब साथियों आपको बतानी किसकी आय है, ए की। बताइए ए की आय कितनी है, यहाँ पर 4, और ये कितना है 2। 2 को 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो जो ए की आय होगी वो बन जाएगी 2×6=12 का 2 हासिल 1, 2×18 और 1 19, मतलब 19,200 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 19,200 रुपया ए की आय। तो कहीं अगर आपको आय का अनुपात, व्यय का अनुपात और बचत रुपयों में दी है तो आप सिंपल कुछ नहीं मत करो, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। ठीक है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे सवाल में आपको तिरछी गुणा करनी रह जाएगी, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 19,200। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है आयु संबंध, एज रिलेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखो, दे बोला गया आप लोग की स्क्रीन पर भी है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। जो सीमा है और ये रीमा, ठीक है, तो सीमा 8 साल छोटी है, ये ध्यान रखना, सीमा छोटी है 8 साल। ठीक है, आगे बोला गया 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 1:2 था। अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी, 6 साल के बाद में आयु क्या होगी, ये बात बोली गई है। और बोला गया था 8 साल छोटी है। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो सीमा है और रीमा है, तो अगर सीमा 8 साल छोटी है तो चाहे तो वो अभी की बात हो या 4 साल पहले की बात हो, 4 साल आगे की बात हो या 6 साल आगे की बात हो, तो हर समय सीमा 8 साल छोटी तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सिंपल यहाँ एक छोटी है और एक की वैल्यू कितनी दी है, 8 साल, तो एक के बराबर साथियों कितना आ गया, 8 वर्ष, और 2 के बराबर हो जाएगा 8×2 16 वर्ष। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1:2 जो दिया है वो कितने समय पहले दिया है, तो ये 4 साल पहले था। ये कब था, 4 वर्ष पहले था। अगर ये 4 वर्ष पहले था तो इसकी सीमा की जो आयु अभी हो जाएगी वो 8 और 4 12। लेकिन आपसे बोला गया है बताओ आगे के 6 साल के बाद कितनी होगी, तो इसमें 6 साल और आप लोग जोड़ दें तो इसकी आयु होगी 8 4 12 और 6 18 वर्ष।
ठीक है, तो सीमा की आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। अगर रीमा की पूछते तो 16, तो 4 साल पहले है ना, तो 4 वर्ष जुड़ गए वर्तमान के लिए और 6 साल जुड़ गए आगे के लिए। तो 6 साल के बाद 16 4 20, ये कितने की होगी 26 वर्ष की। आप लोग देखो अब भी देख सकते हो डिफरेंस तो हर समय क्या रहेगा इनका 8 वर्ष का ही रहेगा, समझे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 18 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का था ये, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल कह सकते हो, बड़ा आसान सा, नंबर सिस्टम में भी रख सकते हो। तो लगा दो संख्याएं हैं m और n और इनका योग 84 है, अंतर 6 है, उन संख्याओं का अनुपात बताओ। योग 84 दिया है, दो संख्याएं हैं m और n, योग 84 दिया है और जो अंतर है, अंतर कितना दिया था, अंतर दिया था 6, ठीक है, अंतर दिया था 6, ये दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों से बोला गया है इनका अनुपात बताओ, तो सिंपल इनका अनुपात आप निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू निकाल दो। देखो यहाँ दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये बन गया हमारे पास 2m, 84 और 6 बना 90 साथियों, 2 से कट करोगे तो 45 हो गया, ठीक है। तो m की वैल्यू 45 हो गई। अब m की वैल्यू 45 है और इनका जो अंतर है वो 6 है, तो आप यहाँ से रख के भी निकाल सकते हो। n की वैल्यू साथियों कितनी होगी, तो 45 में 6 घटा दो तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, और यहाँ 4 में से 3 में से 4 3 बचेगा, ठीक, हाँ ठीक है, 15 में से 6 गया तो 9 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39, क्योंकि 45 और 39 का गैप 6 हो गया और योग भी 84 हो गया। लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में आप लोगों से अनुपात पूछा गया, तो अनुपात आप निकाल दें, m अनुपात n जो होगा 45 अनुपात 39, ठीक है। 3 से शायद कट जाएगा, देखो शायद नहीं कटेगा, कंफर्म है, 15 बार 15 तिया 45, 15 बार कट गया और ये 3 का ना 3 3 तिया 9, 13 बार। साथियों इस सवाल का आंसर हमारा क्या बन जाएगा 15 अनुपात 13 बन जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान से समझें, ये तो मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल के आपको बता दी, आप चाहते तो यहाँ योगांतर अनुपात भी निकाल सकते थे। योगांतर अनुपात कैसे, कि अगर आपको ये योग दे रखा है 84 और फिर अंतर दिया गया है m-n 6, तो योगांतर अनुपात कहता है कि इनके बीच में बटे का निशान आप लगाओ, तो जब बटे का निशान लगाओगे अंश में ही हर को घटा दीजिए, आप जोड़ दीजिए m प्लस n प्लस m माइनस n। अब यहाँ पर m प्लस n फिर लिखा और ये माइनस m, इस बार माइनस करिए तो माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा और ये 84 बटा कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखिए आप n से n कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, ऊपर 2m आया नीचे 2n आया और यहाँ ये 2 3 6 हो गए और इसको जब आप कट करेंगे 84 और 6 90, सॉरी 84 और 6 90 और यहाँ आपको लेस करना पड़ेगा 84 माइनस 6, तो 90 और 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ 7, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप कट कर सकते हो 90 को और 78 को, ठीक है, इसको काट कर लेते हैं 90 को और 78 को, हम लोग कितने से काट लें सर 6 से कट कर लेते हैं, तो ये 15 बार कट जाएगा और 6 से इसको कट करोगे तो 13 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 15 अनुपात 13। कुछ बच्चों को ये भी सीधा सीधा लगता है तो इससे भी निकाल सकते हो, अलग अलग वैल्यू निकल जाएंगी दोनों की, अनुपात निकाल दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा था, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 20% बढ़ जाती है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है, ठीक है, ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, ठीक है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है, मतलब पहले 20% बढ़ाता है फिर 40% कम कराता है। फिर बोला गया ट्रेन की अंतिम चाल दशमलव के एक स्थान तक सही कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में कितनी है 110, फिर 20% उसने बढ़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद 40% उसने कम कर दिया। देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है 110, तो साथियों इसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल थी, 20% बढ़ जाती है फिर 40% कम कर दी जाती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की चाल थी, पहले 20% बढ़ाया तो 120%, फिर 40% कम कर दिया तो कितनी रह गई 60%, ठीक है। 100 में 20 जोड़ दिया 120%, 100 में 40 घटा दिया तो 60%, तो 110 गुणा 120 बटा कितना हो गया साथियों 100, 60% का भी आप ऐसे लिख सकते हो 60 बटा 100, ठीक है। इसको थोड़ा आप आसान कर लो तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो तो खत्म हो गए, आप बाकी का मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए 11 और 12 की गुणा कराते हैं साथियों तो 132 बनता है, ठीक है, और गुणा में 6 और बटे में कितना बना 10। अब ये देखो 6 दूनी 12,
6 तिया 18, एक हासिल का 19, 6 का ना 6 और एक 7 बटे में 10। तो साथियों जब 10 से भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो नई स्पीड क्या होगी? 79.2 किलोमीटर पर आवर होगी। आसान सा क्वेश्चन था साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो आसान सवाल था। 110 थी, पहले 20% बढ़ा दिया 120 हो गई, फिर 40% घटा दिया तो 60% हो गई। 110, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, कैलकुलेशन की 79.2। ठीक है, आंसर ओके। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है और पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो आप देखिएगा 6 प्लस, अगर कहीं पर मैंने बताया भी था आपको कि इसको हम बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं, बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं। तो पहले ऑफ को हल करेंगे तो 3 सत्ते कितना बना 21 और माइनस के बन गया 5। ठीक है, फिर डिवाइड बाई, यहाँ भी ऑफ को हल करेंगे तो 11 दूनी कितना बन गया 22। इसको आप देख लो, 21 में 21 और 6 27 हो गया, 27 में 5 जाओगे तो 22, और फिर डिवीजन का साइन है फिर 22, तो 22 ही करना कितना बना 22, एक बार कट गया। इसका सवाल का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा। और ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेवल डाउन ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ये अच्छा हो सकता है क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा। बड़ा सिंपल सा सवाल, देखो पी है ये, पी ने क्यू को 20% के लाभ पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला गया बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर, क्यू ने 30% के लाभ पर पी को बेच दिया। अच्छे, इसने वापसी मार दी भाई साहब, इसने वापस 30% के लाभ पे से पी को बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला गया है जिससे उसे 108 रुपए का लाभ मिला। किसको मिला भाई लाभ? 108 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्यू को। ठीक है, आगे बोला गया है पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया था। मूल रूप से मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या था पी का। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग देखिएगा। क्यू ने देखो लाभ कितने का लिया है? 108 रुपए का। ठीक है जी, और ये 30% आपको बोला गया, 30% का लाभ लिया है और वो 108 रुपए का लिया है। तो आप मुझे बताओ, अगर 30% का लाभ लिया है तो 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब क्या होता है? 3/10। मतलब 10 का माल था तो उसने कितने में बेच दिया होगा? 13 में बेच दिया होगा। 10 का माल था 3/10। ठीक है, अगर उसने 10 का माल था तो 13 में बेच दिया। ठीक है, 3 का लाभ, अब ये यहाँ देखो 3 का जो लाभ है वो 108 के बराबर है ना, तो 3 को अगर आप 108 बनाओगे तो 36 से गुना कराओगे, 36 से यहाँ, 36 से यहाँ। ठीक है, चमक रहा है ना, 36 से यहाँ, 36 से यहाँ, तो ये बनेगा 36 तिया 108 और ये 360। इसका मतलब क्या बात बन के आई? इसका मतलब ये बात बन के आई साथियों कि पी से क्यू ने जो लिया था ये 360 रुपए में लिया था। इसने कितने में लिया था? 360 रुपए में लिया था, सही से बता रहे, 360 रुपए में लिया था। ठीक है, अब इस पे भी इसने 20% के लाभ थे, तो 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5, और 1/5 का मतलब ये हुआ 1 का लाभ लेके इसने बेचा होगा 5 और 1 6। तो अगर ये 6 की वैल्यू 360 है तो 6 पंजे कितना हो गया? 30, 50 का गुना हुआ, तो 50 का गुना 6 छंग 36, 60 का गुना 6 छंग 36, तो 60 की गुणा जब आप यहाँ करोगे तो ये 5 छंग 30 बन जाएगा। तो भाई पी ने जो इसके लिए चुकाया होगा स्टार्टिंग में वो 300 रुपया चुकाया। कितना चुकाया होगा? 300 रुपया। ठीक है, अगर ये थोड़ा कम समझ में आया तो दोबारा और इसको आसान बना देते हैं, देखो और समझ सकते हो। यहाँ क्यू को लाभ हुआ था 108 रुपए का, जो 30% के बराबर था। 30% की जो वैल्यू थी वो 108 रुपए थी। ठीक है, अब यहाँ आपने 3 से कट किया, 3 नहीं 30, 3 से 3 तिया 9, एक बचा, 3 छंग 18, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 36 रुपए की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 360 रुपए। ये 360 रुपए जो कीमत है, ये सारा प्रोसेस हमने क्यू के लिए किया है। क्यू ने इस पे 108 रुपए का फायदा लिया, इसने क्यू ने खरीदा कितने का था? 360 का। अब क्यू को बेचा किसने था साथियों? तो क्यू को बेचा था पी ने, और वो 20% का फायदा लेके चला था। तो अगर हम अब पी पर आएंगे तो पी ने 20% का फायदा लिया था, 120% हो गया, और उस 120% की वैल्यू कितनी है? 360। ठीक है, तो यहां कट करोगे तो 12 तिया 36, तो 1% की वैल्यू 30 बनेगी, और 100% की वैल्यू कितनी बनेगी? ठीक है, 10% की वैल्यू 30, जीरो से जीरो कट गया ना, 12 तिया 36, यहाँ गलती हो गई,
ये आगा हमारे पास 1% की वैल्यू बनेगी साथियों 3 और 100% की वैल्यू बनेगी 300। ठीक है, तो यहाँ 300 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ अगर आपको कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है तो आप इस तरीके से जा सकते हो। सारी कैलकुलेशन किसके लिए हुई है? क्यू के लिए। बाकी सवाल नॉर्मल है और कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा सवाल है। 30% इसको क्यू को लाभ 108 रुपए का हो रहा था और ये परसेंटेज में 30% का हो रहा था, तो 30% 108 के बराबर, 10% 36 के बराबर, तो 100% 360 रुपए के बराबर। तो क्यू को लाभ हुआ 360, वो क्यू ने खरीदा 360 रुपए का, पी ने बेचा था क्यू को 20% के लाभ पे, तो 120% बना और ये 120% 360 के बराबर। तो 12×36 1% 3 के बराबर, तो 100% 300 के बराबर। तो इसको पी ने कितने में खरीदा होगा? पी के लिए इसका मूल प्राइस क्या था? तो 300 रुपए था। ठीक है जी, चलिए। तो साथियों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। देखिए आसान सा सवाल है। सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती हैं। सोनी और गीता मिलकर एक साथ किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती हैं। सोनी और गीता मिलकर, और बोला गया है सोनी अकेले इसे 12 घंटे में कर सकती है। सोनी अकेले इसे 12 घंटे में कर सकती है। तो आप लोगों से बोला गया है गीता अकेले इसको कितनी देर में करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैंने बताया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पीछे आया था कि सबसे पहले हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो टोटल वर्क और इफिशियंसी। तो टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम लिया आपने, देखा 24, तो हमने मान लिया जो टोटल वर्क है वो 24 यूनिट है। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखेंगे आप 8 दिया कितना बना 24, 12 दूनी कितना बना 24। तो यहाँ बात ये निकल के आई कि जो ये सीता है ना, सीता ही तो पहला नाम था, सोनी सॉरी, ये सोनी थी और ये गीता थी। सोनी और गीता, बिल्कुल ठीक। तो सोनी और गीता 3 यूनिट करती हैं और सोनी 2 यूनिट करती है। अब सोनी अगर ये 2 यूनिट करती है साथियों, तो मुझे बताओ गीता की क्षमता कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर गीता 1 यूनिट पर डे करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर गीता 1 यूनिट पर डे करेगी और आप इसी से पूरा काम कराएंगे तो 24 यूनिट का काम है मेरे भाई। तो 24 यूनिट का काम 1 यूनिट के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। ठीक है, 24 दिन लग जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, 24 दिन। तो ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। सीता और गीता 8 घंटे में कर सकती हैं, सीता 12 घंटे में कर सकती है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकाला? इनका एलसीएम 8 और 12 का, तो कितना हो गया 24। तो 8 या 24, 12 दूनी 24। तो सीता और गीता दोनों की क्षमता 3 यूनिट है, सीता की क्षमता 2 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ दोनों की क्षमता 3, सोनी की क्षमता 2 यूनिट। तो गीता की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। गीता की क्षमता 1 यूनिट पर डे है, 24 यूनिट का काम करना है। तो भैया कितने दिन निकल के आएंगे? टोटल 24 दिन निकल के आएंगे। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों। तो साथियों हमने आज ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से एग्जाम के पैटर्न पर एक पेपर देखा, प्रीवियस पेपर था, उसी टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप लोगों को अगर ये पसंद आए हैं क्वेश्चंस तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि प्रैक्टिस सेट मैट के वहां पर जो है यूट्यूब पर आ रहे हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।